अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज गुज़श्ता चंद रोज से अलील हैं, मगर उनकी अलालत और फैमिली मॉलेज डॉक्टर अदनान की पाकिस्तान आमद के साथ ही चंद सरगोशियां शुरू हो गई हैं। क्या मरियम नवाज पाकिस्तान से रवाना होने वाली हैं? क्या मरियम नवाज की अगली मंजिल लंदन है? क्या डॉक्टर अदनान उसी ट्रैक पर मरियम नवाज को लंदन ले जाएंगे जो ट्रैक नवाज शरीफ के लिए तैयार किया गया था? ये सरगोशियां कौन कर रहा है? ये चेमगोई रही हैं, ये सवालात कौन उठा रहा है? सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं कि ये सवालात कहां से उठाए जा रहे हैं। राजकुमारी जो बीमार हो के मॉलेज भी बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं, डॉक्टर अदनान का पाकिस्तान आके साथ कोई ना कोई बयानिया भी लाए होंगे, साथ कोई मर्ज भी लाए होंगे जिसका उन्होंने ऐलान करना होगा। आई होप कि वो गलत खबर थी, कल रात को सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि उनकी भी कोई प्लेटलेट्स कम हो गई हैं मरियम साहिबा की। आई थिंक वो गलत खबर है या कोई फेक न्यूज़ थी, लेकिन डॉक्टर अदनान की वापसी जो है वो उसको बहुत सारे माने में लिया जा रहा है। तो बाकी उनकी जो खामोशी है इस वक्त वो भी बड़ी जुर्मानी है। अब इन्हीं सरगोशियों, इन्हीं चहमगोइयों और सवालात के दौरान गुज़श्ता रोज मरियम नवाज के ट्विटर हैंडल ने अंगड़ाई ली और बताया कि वो कहीं जाने वाली नहीं है, बल्कि यहीं रहकर हुकूमत की जान निकालेंगी। मगर मरियम नवाज जिस आर्जे में मुब्तला हैं वो भी यकीनन एक हकीकत है और बकौल उनके इस आर्जे का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये समझती हैं कि उनका बाहर जाना हुकूमत नारो देने के मुतरातिफ होगा। इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा खुद ही बता चुकी हैं। वो क्या कहती हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना। अब सवाल तो ये है कि अगर मरियम नवाज बाहर नहीं जाना चाहती तो कौन है जो मरियम नवाज को बाहर भेजना चाहता है? मरियम नवाज का बाहर जाना किसके हक में और पाकिस्तान में रहना किसके लिए नुकसान है? इन सवालात का जवाब भी मरियम बीवी ने खुद ही दिया है। वो क्या कहती हैं, जरा वो भी दिखाते हैं आपको। भी एक वजीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे। बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है। मरियम इंशाअल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। जब तक इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, इमरान खान को मैं इंशाअल्लाह ताला घर नहीं भेज देते, ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बन। क्या वाकई मरियम नवाज बैरून मुल्क नहीं जाएंगी? क्या हुकूमत मरियम नवाज को बाहर भेजना चाह रही है? अगर हुकूमत मरियम नवाज का नाम ECL से निकाल कर उन्हें पासपोर्ट प्लेट में रख कर दे तो क्या नायब सदर मुस्लिम लीग नून उसे वाकई ठोकर मार देंगी? आज मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से ये सवालात नैब पोर्ट के बाहर किए गए। उन्होंने मरियम नवाज के बाहर जाने के ऑप्शन को खारिज इम्कान करार नहीं दिया, बल्कि उनके ख्याल में लोग बाहर जाते हैं और वापस हैं, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग बाहर चले जाएं और फिर वापस ना आए। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं वो भी दिखाइए जी। लेकिन मरियम नवाज साहबा की स्पेशल एक्सपर्टीज़ हैं इनके इलाज के लिए, तो इसलिए वो इनका इलाज करके ही जो है वो अगर उनको बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरी घर से जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग। लेकिन शायद राना सनाउल्लाह साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि लोग बाहर जाते हैं मगर सारे वापस नहीं आते हैं। शायद उन्हें ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में दिया वो बयान भी याद नहीं है कि आप एक बार मियाँ साहब को जाने तो दें, वो खुद वापस आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह चुके हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। नवाज शरीफ को इजाजत दे, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूँ कि नवाज शरीफ वापस आएगा। ये उसके 84 मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, ये जमानत देते हैं आपको, इस हाउस में जमानत देते हैं कि वापस आएगा। सवाल तो ये है कि मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी की चहमगोइयां अचानक क्यों शुरू हो गई हैं? हुकूमती बेंचेस से नायब सदर नून लीग की बैरून मुल्क रवानगी के खदशात क्यों उठ रहे हैं? क्या नून लीग ने एक बार फिर कोई डील कर लिए, कोई समझौता हो रहा है? मरियम नवाज की मानी खेज खामोशी के पीछे राज क्या है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपके वक्त के लिए। एहसन साहब, मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर हैंडल काफ़ी अरसा खामोश रहा, वो अलील भी हैं, लेकिन उनकी खामोशी से सरगोशियां हो रही हैं, चहमगोइयां हो रही हैं। मरियम नवाज साहिबा खुद भी कह चुकी हैं कि उनकी एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। तो क्या वाकई मरियम नवाज साहिबा बैरून मुल्क जा सकती हैं ऐसे साहब? उन्होंने बड़ा वादात जवाब दिया है उन नाक़दीन को और उन लोगों को जो चहमगोइयां कर रहे हैं कि मैं यहीं हूँ और जब तक ये हुकूमत रुखसत नहीं होगी मैं कहीं नहीं जा रही। मैं समझता हूँ कि उनके इस जवाब के बाद तो इस मौजूद पर कोई बातचीत करना कोई बेमानी है। तो फिर कौन है जो मरियम नवाज साहिबा को बाहर भेजना चाहता है? जी ऐसा आप तक आवाज़ पहुँच रही मेरी?
जी मैं ये कह रहा था कि ये बिला वजह की कॉन्ट्रोवर्सी है जो हुकूमत के चंद वज़रा ने पैदा की है, क्योंकि वो आवाम की तवज्जो इसी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी को पैदा करके जो असल मसाइल हैं, जो इनकी अपनी नाकामियाँ हैं, उन पर तवज्जो हटाना चाहते हैं। आज हमें बहस करनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने रमजान से पहले महंगाई पैदा की है, उसका जिम्मेदार कौन है। आज हमें बहस करनी चाहिए कि जो इन्होंने तमाशा लगाया है इंडिया से कपास और चीनी बरामद करने का, जो वज़ीर आज़म ने उसकी मंजूरी दी और उसके बाद जब अवामी रद्द अमल आया तो आप ये कह रहे हैं कि हमने वो मुस्तरद कर दी। तो अगर ये मुस्तरद कर दी है तो सबसे पहले वज़ीर आज़म बताएं, वो जवाबदेह हों कि उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर काबीना को सिफारिश की थी कि ये दरामद की इजाज़त दी जाए। तो ये इशू है जहाँ पर ये हुकूमत मुल्क के मफादात का से खेल रही है। उसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डिनेंस है, जिसके जरिए कौमी मालियाती इदारे की खुद मुख्तारी को दांव पे लगाया जा रहा है, ये इशू है जिन पर बहस होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इस इशू को हुकूमत के रुखसत होने तक नहीं जा रही। बिल्कुल इस इशू को हम हुकूमत के साथ टेकअप करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर, और जो सवाल आप उठा रहे हैं ये हुकूमत के सामने रखेंगे कि ये मामला हो क्यों रहा है और फिर ये रिवर्सल जब हुआ है तो इसके पीछे क्या है। लेकिन ऐसा मरियम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस टॉक के अंदर कहा था ना कि उन्हें सब मालूम है कि कौन उन्हें बाहर भेजना चाहता है, और अगर पासपोर्ट प्लेट में रखकर भी दे तो ठोकर मार देंगी। तो कौन है ऐसा जो चाहता है कि मरियम बीबी बाहर चली जाए? देखिए वही है कि जिनको तकलीफ है, जिनको उनकी सियासी सरगर्मियों से तकलीफ है, जिनको उनके जलसों से तकलीफ है, और वो ये हुकूमत ही है जो ऊपर से जो मर्जी के अंदर से इनके दिल की बात है कि किसी तरह वो बाहर चली जाए तो वो दबाव से निकल जाए, क्योंकि वो उनकी सियासी सरगर्मियों से बहुत दबाव महसूस करते हैं। इसीलिए उन्होंने वादे किया है कि हुकूमत के रुखसत होने तक मैं इधर ही हूँ और इनका इलाज करके जाऊंगी अगर गई तो। हुकूमत की जानिब से कोई पैगाम भेजा गया है मरियम बीबी को या किसी और को कि मरियम बीबी को बाहर चले जाना चाहिए, और अगर हम उन्हें कोई फैसिलिटेशन चाहिए तो हम फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है, नाम ECL से निकाल देंगे पासपोर्ट और ये सब मामला ठीक हो जाएंगे? देखिए हुकूमत जो है इसके किसी ना हम पैगाम को सुनते हैं और ना उस पर कोई हम वजन देते हैं। हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान को जहाँ पे इन्होंने लाके खड़ा कर दिया, आप देखिए ना 3 साल हो गए हैं, 3 वजीर खजाना चले गए हैं, और अब एक वांटेड फाइनेंस मिनिस्टर का कशकोल लेकर ये फिर रहे हैं कि कोई अल्लाह के वास्ते हमारा वजीर खजाना बन जाए। तो ये इशूज हैं कि पाकिस्तान को तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया। एक न्यूक्लियर पावर है, वो एक इस तरह इक्तिसादी बहरान में नहीं रह सकती। गवर्नेंस देखिए, 6 चीफ सेक्रेटरी बदल रहे हैं, 5 IGs बदल रहे हैं, 10 सेक्रेटरी बदल रहे हैं। इस तरह मुल्क चलते हैं जो मुल्क आज तमाशा बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की रियासत है उसके लिए भी सवालिया निशान है। हमारे ऊपर तो बड़े हमले होते थे कि आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। आज पूरे मुल्क का निजाम उजड़ गया और आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं। ऐसा आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसके लिए अवाम ऑपोजिशन की तरफ भी देख रही है कि ऑपोजिशन किस हद तक तैयार है और कितनी मुत्तहिद है इस इशू को पार्लियामान में और सड़कों पर टेकअप करने के लिए। किरदार अदा कर रही है। मुस्लिम लीग नून अपने लिए जवाबदेह है, और हमने जितनी इस हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया है, मुकाबला किया है, किसी और ने उतना नहीं किया, और हम अब भी डटे हुए हैं इनके सामने। लिहाजा मुस्लिम लीग नून से कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि आपका क्या किरदार है, क्योंकि हमारा हर सफ़े अव्वल का रहनुमा इनके इंतकामी कार्रवाइयों का अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी से मुकाबला कर चुका है। जेलों में भी डाला गया है, सजाए मौत की कोठरियों में भी रखा गया है, लेकिन हमारे किसी किस्म के अज़म में कोई कमी नहीं आई है और हम डट के इनके सामने खड़े हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग नून अपने अमल के लिए जवाबदेह है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हैं। हमने इनके जबर के आगे दीवार बन के मुकाबला किया है और आइंदा भी करेंगे। लेकिन ऐसा पहले आप PDM की बात किया करते थे कि PDM के प्लेटफॉर्म से मौसर जवाब देंगे, आज आप मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं। तो जिस वक्त आप आज NA-75 के इलेक्शन में वोट चोरी की बात कर रहे थे, एन उसी वक्त सेनेट में कायदे इस बेख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी साहब स्पीकर साहब से मिल रहे थे और उन्हें यकीन दहानी करा रहे थे कि उनकी पूरी मुकम्मल हिमायत करेंगे हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर और पार्लियामानी जमहूरियत को सेव करने के लिए। तो ये खलीज है बहुत बड़ा, और अगर इतनी डिवाइडेड होगी ऑपोजिशन और PDM इतनी बिखरी होगी तो फिर हुकूमत को टफ टाइम देगा। जो भी ऑपोजिशन को डिवाइड करेगा वो उसकी सियासी कीमत खुद अदा करेगा। PDM के परचम तले 8 सियासी जमातें बिल्कुल मुत्तहिद है, मुत्तफिक हैं, अपने नजरियात पर कारबंद हैं और उनमें मुकम्मल हम आहंगी है।
और पीडीएम अपना किरदार अदा करता रहेगा। अगर किसी जमात ने पीडीएम से निकलकर हुक्मरान जमात के इत्तेहादियों से इल्हाक किया है, बाप पार्टी से इल्हाक किया है, तो इसके लिए वो खुद जवाबदेह है। हमारी जद्दोजहद पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम पीडीएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं और हम उस बुनियादी मिशन को फौकियत देते हैं जिस पर हमने अपनी जद्दोजहद शुरू की है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। अच्छा, आज आप पीडीएम की 8 सियासी जमातों की बात कर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग ही समझे? फिर देखिए, 2 जमातों ने पीडीएम के फैसले की खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने एक नया इत्तेहाद बनाया है पीपल्स पार्टी एएनपी ने जमात इस्लामी और बाप पार्टी के साथ। तो इसलिए अब ये तो उन्होंने राह जुदा की है पीडीएम से। हमारी तो ख्वाहिश थी कि सब जमातें पीडीएम के साथ चलती, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन के इंतखाब में पीपल्स पार्टी एएनपी ने बाप पार्टी के साथ मिलकर और जमात इस्लामी के साथ मिलकर एक नई सफबंदी की है। उससे तो हम यही समझ सकते हैं कि वो अब पीडीएम में नहीं रहना चाहते या वो अपना अलहदा एक नया महाज बनाना चाहते हैं। लेकिन जो भी वो करें उनकी अपनी मर्जी है। जो पीडीएम की जमातें हैं, जो पीडीएम की जिद्दोजहद है, अवाम की नजरों में उसी की ही पजीराई है। तो ऐसा अभी भी आप 4 अप्रैल के फैसलों का इंतजार करेंगे या उससे पहले 8 जमातें जो है जो जिनका कंसेंसस है वो रेजिग्नेशन से मुतालिक, लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसला ले लेंगी? देखिए, उनका हम 4 अप्रैल का भी इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के मसले पर एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुई है वो भी बहुत संजीदा मसला है। और मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन जमातें अब अपना अगला लाएअमल सोचेंगी, क्योंकि इस्तीफों का ऑप्शन तभी कारगर हो सकता था जब सारी ऑपोजिशन मिलकर इस्तीफे दे। लेकिन अगर ऑपोजिशन की एक जमात असेंबली में बैठी रहे और वो इंतजार करे कि दीगर जमातें इस्तीफे दें और उनके सीटों पे हम जाके ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेकर हम उन हलकों पे कब्जा करें, तो इतने बच्चे तो हम भी नहीं हैं कि हम खेल को न समझ सकें। ऑपोजिशन अगर मुकम्मल तौर पे इस्तीफा दे तो ये कारी ज़र्ब है, ये फैसला कौन ज़र्ब है, ये ढांचा गिर जाएगा। लेकिन अगर एक जमात ऑपोजिशन की इस्तीफे ना दे तो फिर दीगर जमातों को उस हवाले से फिर सोचना पड़ेगा कि अगली लाएअमल वो कैसा बनाए। ठीक हो गया। ऐसा अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज जो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हुई है, उसमें मारगला हिल्स का जिक्र है, उसमें गीदड़ों की आवाज़ों का जिक्र है। ये गीदड़ से क्या मुराद हो सकती है? ये किस तरफ इशारा किया है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में? देखिए, ये तो यकीनन हुकूमत की तरफ ही इशारा होगा, क्योंकि जो सबसे इसमें संजीदा बात है और स्कैंडल है वो ये है कि ब्रॉडशीट पे जहाँ भी इस हुकूमत के फुटप्रिंट पे वो सारा रिकॉर्ड पाकिस्तान से और लंदन के हाई कमीशन से गायब कर दिया गया है। तो ये अगर कोई मुनज़्ज़म इंतज़ामी ताकत ना हो तो उसके बगैर तो कोई नहीं कर सकता। चलें, यहाँ पे किसी वजारत से या नैब के हेडक्वार्टर से एक फाइल गायब कोई करा लेगा अगर इंसान होगा, लेकिन ये तो एक सरकारी सरपरस्ती में ही हो सकता है कि वो सारे का सारा रिकॉर्ड जहाँ जहाँ उसकी कापियाँ थी सब फाइलें गायब करा दी गई हैं, लंदन से लेके इस्लामाबाद तक। तो ये यकीनन हुकूमत उसकी जिम्मेदार है कि इसने अपना किरदार छुपाने के लिए, अपने कमीशन का जिक्र छुपाने के लिए वो सारा रिकॉर्ड ही गायब करा दिया, लंदन से भी और इस्लामाबाद से भी। तो एक नया स्कैंडल ने जन्म लिया इनकी इस रिपोर्ट में। तो ऐसा इसमें स्विस अकाउंट्स और सिरे महल का भी जिक्र है, तो आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा टफ हो जाएगा? और खासतौर पे स्विस अकाउंट्स से मुतालिक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये इशू टेकअप किया था, तो कैसे देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फिश आउट ऑफ वाटर होने वाली? देखिए, इसका तो जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही दे सकती है। हमने तो हमेशा ये कहा है कि हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के हामी हैं। हमने कभी अकाउंटेबिलिटी से फरार हासिल नहीं किया। हमारी जमात ने और शरीफ फैमिली ने मुशर्रफ साहब के 9 साल का एहतसाब भी बर्दाश्त किया और अब पिछले 4 सालों से भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और हम सुरखरू है कि कोई एक पब्लिक मनी का, खुर्द-बुर्द का, करप्शन का, किकबैक का केस ये हुकूमत, इसके बावजूद कि 3 साल से ये हमारे खून की प्यासी है, ये 1 पैसे का सरकारी खजाने में बदउनवानी का केस नहीं बना सके।
ठीक है, ऐसा मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले इख्तिसार से बता दीजिएगा। अब हम दुआ करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जल्द सेहतियाब हो जाएंगी, फिर से वो उसी तरह से एक्टिवली पॉलिटिक्स करेंगी। लेकिन अगर मरियम नवाज साहिबा को, जैसे वो कहती है, सर्जरी के लिए जाना पड़ जाता है इलाज के लिए बैरून मुल्क, तो फिर पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी उनकी दम मौजूदगी में? वो कहीं नहीं जा रही, इधर ही हैं, आप इंतजार करें, अभी आपको वो सरगर्म नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी अहसन एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर तिजारत इमरान खान से नाराज़ क्यों हैं। आज ECC का जो डिसीजन था उसका रिवर्सल हुआ है कैबिनेट के अंदर, और भारत से चीनी और कपास दरामद नहीं करने जा रहे हैं। बड़ा अहम डिसीजन है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। दोस्त था, आज वही मुल्क फिर से दुश्मन बन गया है। कल जिस मिठास की हुकूमत को तलाश थी, आज उसी में कड़वाहट महसूस हो रही है। आज वजीर आजम इमरान खान ने खुद वजीर आजम इमरान खान का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भारत से चीनी दरामद करने की मंजूरी दी, उसी वजारत ने दरामद की मंजूरी दी जिसका कलमदान खुद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पास था। अब वजीर आजम का हुक्म इक्तिसादी राब्ता कमेटी भला कैसे पसोपेश से काम ले सकती है? वजीर आजम ऑर्डर करे और इक्तिसादी राब्ता कमेटी उसकी मंजूरी ना दे, उसको इंडोर्स ना करे। फौरी मंजूरी का हुक्म सादिर किया गया। सोशल मीडिया पर फैसले की भरपूर मज़ाहमत की गई। हर मकतबा फ़िक्र के अफराद, खुद तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उन्होंने मुखालिफत की। आज काबीना इजलास में भी चंद वज़रा ने फैसले के खिलाफ बात की। इस फैसले के खिलाफ बाज़ वज़रा ने ट्वीट्स भी की, जिसके बाद वफाकी काबीना ने भारत से तिजारत को आर्टिकल 370 के खात्मे से मशरूत कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने काबीना के फैसले के बारे में मीडिया को ब्रीफ किया, लेकिन कल तक तहरीक इंसाफ तो अवाम को फराहम करने का वादा कर रही थी। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ हमाद अज़हर साहब ने क्या कहा और आज इस मौक़िफ़ में तब्दीली कैसे आ गई है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हमने पूरी दुनिया से इम्पोर्ट तो अलाउ की है चीनी की, लेकिन बाकी दुनिया में भी चीनी की कीमतें ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इम्पोर्ट मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे हमसाया ममालिक में, इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तिजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। और इस वक़्त तक हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की तिजारत का फैसला जो है उसकी मंजूरी नहीं दी है। ज़राए के मुताबिक आज काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमाद अज़हर साहब से पूछा कि हमाद अज़हर साहब, ये फैसला आपने कैसे कर लिया? तो ज़राए के मुताबिक हमाद अज़हर साहब ने उस मीटिंग का हवाला दिया जो इमरान खान साहब से कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब ने खुद इसको इंडोर्स किया था। तो हमाद अज़हर साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब, आप ही ने तो कहा था, आप ही के फैसले से हुआ है। अब जो कुछ हो रहा है विद इन दी कैबिनेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही एक डिसीजन करती है और उसके बाद खुद ही सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद उसको रिवर्स किया जाता है। इसको अपोजिशन किस तरह देख रही है? आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि अगर कैबिनेट खुद वज़ीर आज़म इमरान के फैसले की तौसीक ना करे, वो उसको रिजेक्ट कर दे, तो वज़ीर आज़म नहीं रहता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। इस प्राइम मिनिस्टर की समरी काबीना रिजेक्ट कर दे, वो काबीना का हेड नहीं रह सकता। ये इमरान खान को पता है या नहीं पता? उसके ऊपर उसकी अपनी काबीना ने अदम एतमाद कर दिया है। अब ये मामला इतना सादा नहीं है, कॉमनर के लिए भी मुश्किल पैदा होने वाली है। आप भारत से चीनी या कपास नहीं मंगवा रहे, लेकिन जहाँ तक चीनी का मामला है, अगर चीनी का टेंडर बर वक्त नहीं हुआ, पहले भी टेंडर लैप्स हुए हैं, 2 टेंडर्स हुए 50,000 मेट्रिक टन का, उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की तरफ से 38,000 मेट्रिक टन का टेंडर किया गया, वो भी चीनी प्रोक्योर ना हो सकी। अब भारत से भी चीनी नहीं आएगी तो चीनी का बहरान तो सर उठाएगा। लेकिन शहजाद अकबर साहब क्या दावा कर रहे हैं, जरा शहजाद अकबर साहब क्या समझते हैं कि चीनी कितनी मिकदार में मौजूद है, उनको भी सुन लेते हैं। हमारे पास 5.5 मिलियन मैट्रिक टन जो होती है वो हमारी खपत है चीनी की, और इसके करीब करीब हमारी पैदावार थी इस साल की। तो जो भी अगर शॉर्टेज हो सकती है उसके लिए 5 लाख मिलियन मैट्रिक टन की पहले ही हम ऑर्डर कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पूरे साल के लिए अगली क्रॉप आने से पहले वाफर चीनी मुल्क के अंदर मौजूद है।
अब हुकूमती हलकों में इतनी कंफ्यूजन क्यों है? अब भारत से चीनी और कपास मंगवाने का फैसला ईसीसी ने किसकी मंजूरी से किया? इस तमाम तर मामले पर बात करनी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, क्या ईसीसी ने भारत से चीनी और कपास मंगवाने का फैसला वज़ीर आज़म से पूछे बगैर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मतलब ये तो अब मीडिया को भी के लिए एक लर्निंग लेसन है कि ईसीसी की न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर प्लीज़ प्रेजेंट ना करें। जो फोरम है ईसीसी रिकमेंडेशन देता है और उसके बाद वो कैबिनेट में और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नो इट्स नॉट लाइक दैट। आलिया हमजा साहिबा, कल वजीर खजाना हमाद अजहर साहब ने एक प्रेशर दिया, मीडिया के सामने दिया और उन्होंने तौजीह पेश की कि भारत से चीनी और कपास क्यों दरामद की जा रही है, क्योंकि दुनिया भर के मुकाबले 15 से 20% सस्ती मिल रही है। उनसे ये सवाल हुआ कि भारत के साथ आपके टाइज ठीक नहीं है मसला कश्मीर के बाद, 5 अगस्त के मामले के बाद। उन्होंने कहा नहीं तो हम दरामद ना करें अगर हमें सस्ती मिल रही है दुनिया के मुकाबले में। तो ये तो हमाद अजहर साहब ने कहा जिसको हम कोट कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात की है कि ईसीसी ने एक इकोनॉमिक डिसीजन किया। उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस देखी, उनके सामने डिफरेंट ऑप्शंस लाई गई, उन्होंने उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अडॉप्ट की जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में थी। नहीं देखिए, मेरा सवाल तो बड़ा सादा है ना। देखिए जब ईसीसी के अंदर कोई इशू आता है तो वो वजीर कॉमर्स की मंजूरी के बगैर नहीं आता कि हमारा कॉमर्स का पोर्टफोलियो इस वक्त इमरान खान साहब के पास है। मोदी के बारे में नैरेटिव है, हमारा जो कश्मीर के बारे में नैरेटिव है, हम उसको थोड़े से इकोनॉमी के फायदे के लिए हम उसको पसे पुष्ट नहीं डाल सकते। और मेरा ये ख्याल है कि जिन पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होती है, जिन पार्टीज के अंदर डिबेट होती है और जिन पार्टीज के अंदर ये सारी चीजें समझी जाती हैं, उन्हीं पार्टीज के अंदर ऐसे डिसीजन। आलिया साहब देखिए, मेरा सवाल वही खड़ा हुआ है। मैंने आपसे पूछा था कि इमरान खान साहब से पूछे बगैर ईसीसी में ये डिसीजन हुआ। देखिए, ईसीसी का एक इंडिपेंडेंट फोरम है। ईसीसी में कोई भी मिनिस्ट्री अपने इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए जाती है, वहां पर अपना केस प्रेजेंट करती है और केस प्रेजेंट करने के बाद अगर अच्छा चले मुझे बताएं कि ईसीसी मामला, ईसीसी में ये मामला किस मिनिस्ट्री के अप्रूवल से आया? और मेरा ये ख्याल है कि ये तो एक नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। मुझे जरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर समझाएं ना। मैं आपकी गाइडेंस चाह रहा हूं। आप ये जो बात करना चाह रहे हैं, मतलब मेरे लिए मैं तो इस चीज में सिर्फ इतना कहूंगी कि दिस इज अ लर्निंग लेसन फॉर द होल मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी लर्निंग में जरा इजाफा करें ना आलिया साहबा, एक प्रॉपर हमारी लर्निंग में मजीद इजाफा करें। ईसीसी के अंदर ये किस मिनिस्ट्री की अप्रूवल से ये मामला टेकअप किया गया है? ये किस मिनिस्ट्री ने इंडोर्स किया तो फिर ईसीसी ने इस मामले को उठाया? मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका वीट का मसला, जो आपका शुगर का मसला था, ये इंडस्ट्रीज की तरफ से आया था, और जो आपका मसला था कॉटन का, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से आया था। वो अपनी समरी लेकर गए थे, अपने प्रपोजल्स लेकर गए थे। ये कॉमर्स का पोर्टफोलियो किसके पास है इस वक्त? पूरे रीजन के एग्जांपल, पूरी दुनिया के एग्जांपल सामने, कॉमर्स का पोर्टफोलियो किसके पास है आलिया साहब? इकोनॉमिक, जी ये कॉमर्स का पोर्टफोलियो किसके पास है आलिया हमजा साहबा? कॉमर्स का पोर्टफोलियो जी एडवाइजर उसके रज़ाक दाऊद। नहीं मैं उस पोर्टफोलियो की बात कर, मैं फुल मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं। जी यही सवाल है मेरा आपसे। देखिए, इंचार्ज मिनिस्टर इमरान खान साहब, एडवाइजर साहब लेकर जाते हैं। मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है। यही कहती हूं ना कि हमारे मीडिया को ग्रिप होनी चाहिए इकोनॉमी पर भी। हमारे नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए, मीडिया, आप मीडिया को गाइड कर रही हैं, आप मीडिया को गाइड कर रही हैं, लेकिन इंचार्ज मिनिस्टर को पता ही नहीं है। डिफरेंट, यानी सेक्रेटरी साहिबान के दस्तखत से मामला चला जाता है, मिनिस्टर इंचार्ज को पता ही नहीं है कि मामला हो क्या रहा है। हम भारत से कपास और चीनी दरामद करे जा रहे हैं, मिनिस्टर इंचार्ज को पता ही नहीं। मैं अगेन आपको रूल्स ऑफ प्रोसीजर समझाने की कोशिश करती हूँ। रूल्स ऑफ प्रोसीजर का एक वे है, इसमें यह नहीं हो सकता कि इसको ये पता नहीं है या इसकी नोटिस के बगैर जब कैबिनेट में एक समरी जाएगी XYZ मिनिस्ट्री की, वहां पर उस पर डिस्कशन होगी, वहां पर उस पर डिस्कशन के बाद एक फैसला होगा। मतलब ये कहना कि इस चीज का फैसला हो गया, हम इंचार्ज मिनिस्टर को पता ही नहीं है, हम ये कर रहे हैं, उस पे और ईसीसी ने अप्रूवल भी दे दी है, उस पे पूरा 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज चला लेना, ये एक लर्निंग लेसन। आई एम स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड कि उस इंचार्ज मिनिस्टर को पता ही नहीं है जिसका ये इशू है। उसके बाद कैबिनेट में आता है, वजीर आजम साहब को पता चलता है, हमाद अजहर साहब से पूछा जाता है, हमाद अजहर साहब याद कराते हैं कि वजीर आजम साहब आप ही ने तो कहा था।
ये अगेन मैं यही आपको मैं क्लियर करना चाहती हूं, बहुत सी चीजों को समरी जाती है थ्रू ब्यूरोक्रेसी, समरी जाती है एडवाइजर के थ्रू, सेक्रेटरी साहब के थ्रू। सेक्रेटरी एडवाइजर एक समरी लेकर गए, उन्होंने अपना केस लड़ा ईसीसी के सामने। ईसीसी को लगा कि ये एक मोस्ट वायबल ऑप्शन है जिससे हम अवाम का पैसा बचा सकते हैं। बट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का नैरेटिव था कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं, मैं कश्मीरियों की आवाज बना हुआ हूं, मैंने मोदी को फाशिस्ट कश्मीर का मुकदमा भी लड़ेंगे, लेकिन अगर वजीर आजम साहब बहुत मसरूफ है, बिल्कुल मसरूफ है, तो कॉमर्स की मिनिस्ट्री किसी और को दे दे, अपने पास क्यों रखी हुई आलिया साहबा? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि हम बातों को ट्विस्ट क्यों करते हैं। एक सीधी सादी सी बात है, जिस चीज पे मीडिया को अकाउंटेबल होना चाहिए, जिस चीज पे मीडिया को ये समझना चाहिए कि ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ नहीं है, दिस इज अ समरी। ऐसी कितनी समरीज आती हैं ईसीसी के पास, आपके एक वजीर ने पूरे मीडिया को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बतौर वजीर खजाना उन्होंने पहली प्रेस टॉक की, उसके अंदर जो कुछ उन्होंने कहा मैं आपको सुनवा सकता हूं फिर। और आज जब वो बैक ऑफ हो गई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का स्टैंड सबके सामने आ गए, तो मेरे ख्याल में रादर देन के मीडिया को इस पर अफसोस करना चाहिए और कहना चाहिए कि आपने अपने मिनिस्टर साहब से पूछा, गलती थी। आपने अपने मिनिस्टर साहब से पूछा कि आपने मीडिया को बिठाकर ये बातें क्यों की? कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आपने अपने मिनिस्टर साहब से पूछा, आबाद साहब से, कि पूरे मीडिया को बिठाकर आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? देखिए, ईसीसी की ब्रीफिंग होती है, उन्होंने अपने ईसीसी के डिसीजंस की ब्रीफिंग दी, ये पहले भी होती है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये रूल्स ऑफ बिजनेस के थ्रू है, रूल्स ऑफ बिजनेस आर डिफाइंड। मतलब लेट्स मूव फॉरवर्ड। इख्तिसार से मुझे आलिया साहब ये बता दीजिएगा, नहीं हट सकती कि हम रूल्स ऑफ भारत से ना चीनी आ रही है ना कपास आ रही है दोबारा, क्योंकि अवाम के समझने के लिए भी ये बातें हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ये कहता है कि इकोनॉमिक डिसीजन के लिए समरी आएगी ईसीसी में, हमारा जो मिनिस्ट्री होगी वो अपना केस फाइट करेगी उसके सामने। अगर ईसीसी को लगेगा कि ये अवाम के मफाद में है तो वो उसका फैसला करेंगे, उस चीज को रेटिफाई करेगी कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वो समरी उठाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा, आई हैव टू वाइड इट अप। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। भी एक ब्रेक लेनी है जी, क्विकली ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट पब्लिक कर दी है, उस रिपोर्ट में क्या चीजें सामने आई हैं, क्या अनर्थ हुआ है, क्या सरफेस हुआ है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्की सियासी उफक पर हफ्तों छाए रहे मामले, इल्जामात और जवाबी इल्जामात की उलझनों का बिलाखिर ड्रॉप सीन हो गया है। हतमी नतीजा सामने आ गया है। सियासतदानों की बरतानिया में जायदादों का खोज लगाने की आड़ में पाकिस्तानी कौम के अरबों रुपए डकार जाने वालों का राज फाश करने के लिए बनाए गए कमीशन की रिपोर्ट काबीना से मंजूरी के बाद पब्लिक कर दी गई है। रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है कि एसेट रिकवरी मुआहिदा हुकूमती इदारों का बैनुल अक़वामी कानून ना समझने का मुंह बोलता सबूत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रॉडशीट को अदायगी का मुआहिदा $22 लाख में किया गया था। इसी हवाले से आज वफाकी काबीना ने का ऐलान किया है। ये अहम फैसले फवाद चौधरी साहब बयान कर रहे थे, क्या कह रहे थे जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, गुलाम रसूल साहब, अब्दुल बासित साहब, शाहिद अली बेग, तारिक फवाद मलिक। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कमीशन की सिफारिशात और हुकूमती इकदामात से आगाह किया है। अगर इस रिपोर्ट का मुकम्मल जायजा लिया जाए तो रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि नैब के सिवा तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों ने कमीशन से ताउन नहीं किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता कि दूसरे बर्रे-ए-आज़म तक गायब किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्विस केसेस का 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है। नैब जायजा ले कि रिकॉर्ड इसके काम आ सकता है या नहीं। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है
कि रिकॉर्ड का एक हिस्सा नैब से होने वाली खतो किताबत से मौसूल हुआ। कमीशन ने 26 गवाहान को बुलाकर उनके बयानात रिकॉर्ड किए। कमीशन रिपोर्ट गवाहान के बयानात और मैसर करदा रिकॉर्ड पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का नोट भी शामिल है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से मैंने मारगला पहाड़ी के दामन में रहते हुए बनाए। रिपोर्ट बनाते हुए मुसलसल गीदड़ों की आवाजें कानों में आती रहीं, लेकिन गीदड़ों की आवाजें मेरे काम में रुकावट नहीं बनी। अब गीदड़ किसको कह रहे हैं, ये जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ही जानते हैं। सरबराह ब्रॉडशीट कमीशन ने कहा कि करप्शन की हिमायत करने वाले हर जगह मौजूद हैं। सोचता हूं क्या ये रुझान पहले से चला आ रहा है। हैरान हूं कि ये रुझान कबायली दौर का है या अखलाकी दिवालियापन है, या ऐसे लोग टुकड़ों के लिए अपने मुंह फाड़े दुम हिलाए खड़े रहते हैं। ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात में कहा गया है कि बैनुल अक़वामी खिदमात के लिए जरूरी बुनियादी चीजें यकीनी बनाई जानी चाहिए। किसी भी गैर मुल्की कंपनी की खिदमात लेने से पहले इसकी तस्दीक कराई जाए। कमीशन की जानिब से सिफारिश की गई है कि वजारत खारजा मुतल्लिका मुल्क की वजारत खारजा से कंपनी की तस्दीक कराए। कंपनी की रजिस्ट्रेशन, मालियाती हैसियत और मुकदमेबाजी का मालूम कराया जाए कि उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है। इसके अलावा गैर मुल्की कंपनीज और इदारों की पाकिस्तानी सरकारी इदारों तक खुली रसाई की हौसला शिकनी होनी चाहिए। ब्रॉडशीट मामला एक मामूली केस नहीं, बल्कि इस केस की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर सुबकी उठाना पड़ी थी। यह मामला उस वक्त ज्यादा गर्म हुआ जब ब्रॉडशीट LLC नामी अमरीकी कंपनी ने लंदन हाई कोर्ट में नैब के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा जीत लिया। इसी केस के मामले पर वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासतदानों के खिलाफ धुआंधार बयानबाजी भी की। इसे हुकूमत अपनी कामयाबी करार देती रही है। जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। ब्रॉडशीट एक चीज़ सबके सामने आई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फर्म को कहा कि जी हमें हमारे मुल्क के सरबराहों ने जो चोरी किया था पैसा, उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें। इंग्लैंड की फर्म थी, तो वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो क्या कह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा था, और कौन कर रहे थे? पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर, वो चोरी करने पर लगे हुए थे पैसा। दूसरी जानिब नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने ब्रॉडशीट के मामले और कावे मुसावी के इंटरव्यूज के बाद हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने जग हसाई के मामले पर भी कमीशन लेने की कोशिश की है। यानी एक तरफ तो जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की, दूसरी तरफ कमीशन लिया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। ब्रॉडशीट नहीं, उसका नाम है ब्रॉडशीट। वो जो एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश थी, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके करता धरता थे। पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। JIT को आज तक व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है। उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिफ्यूज करना चाहिए अपने आप को। अब लंदन हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान ही इंकशाफ हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक जाली कंपनी को 15 लाख डॉलर अदा कर दिए। इसी मामले पर हुकूमत ने एक कमीशन बनाया जिसने तहकीकात करना थी कि नैब ने एक जाली कंपनी को यह रकम क्यों दी और 15 लाख डॉलर्स की अदायगी कैसे हुई। इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट 45 दिन में जमा करार की थी। उस वक्त शिबली फराज साहब ने क्या कहा था वो भी आपके सामने रखता है। एक और अहम चीज़ वह है ब्रॉडशीट। तो उसके बारे में जो अभी मुख्तलिफ इंटरव्यूज सामने आए हैं, मूसवी के इंग्लैंड में जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको देखते हुए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है जो कि इस सारे केस को और इसके चीदा नुकात को तश्त-ए-ज़बाम करेगी। इसके बारे में भी जो कमेटी है वो अपनी इंशाल्लाह अनकरीब 2-4 रोज़ में इसके बारे में हम जो भी इनके इंकशाफात करने हैं हम वो करेंगे। अब हुकूमत ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, कमीशन बना, लेकिन कमीशन इब्तदा से ही मुतनाज़ हो गया। कमीशन की सरबराही जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को देना भी अपोजिशन जमातों को नागवार गुजरा। मरियम नवाज और शाहिद खान अब्बासी ने मामले को सियासी इंतकाम करार दिया। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से मुताल्लिक क्या सवालात उठाए गए अपोजिशन की जानिब से, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। बड़ा स्कैंडल ब्रॉडशीट, जिसका नाम ब्रॉडशीट है, वो सामने आता है। से लोग हैं इमरान खान और उसकी हुकूमत, ये उसमें से भी कमीशन मांग रहे थे, उसमें से भी, और अवाम के खून पसीने की कमाई इनकी कमीशंस में जाती है। ब्रॉडशीट के अंदर नैब के अफसर कमीशन मांग रहे हैं, वहाँ पर मनसूबाबंदी की जाती है कि किस तरह पैसे दिए जाए ब्रॉडशीट को और अपना हिस्सा उसके अंदर से उससे मांगा जाए। वो शख्स इल्जाम लगा रहा है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। अब हुकूमत ने सिफारिशात तो कर दी हैं, मगर सवाल यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत ब्रॉडशीट के कसूरवारों को कटहरे में ला सकेगी? क्या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का हिसाब लिया जाएगा? क्या शुगर कमीशन, आटा कमीशन, अद्वियात कमीशन की तरह ब्रॉडशीट कमीशन की फाइल भी दाखिले दफ्तर कर दी जाएगी? आज हर पाकिस्तानी के जहन में यही सवालात हैं और यकीनन हुकूमत के पेश नज़र भी यही मामलात होंगे। उम्मीद है कि हुकूमत अब की बार आवाम को मायूस नहीं करेगी। हम देख रहे हैं कि इंक्वायरी कमीशन बनते हैं, FIRs का इंदराज होता है, गिरफ्तारियां नहीं होती हैं और एक कॉमनर के जो मसाइल हैं
आटा उसकी दस्तरस से बाहर है, उसको चीनी नहीं मिल रही है, उसकी मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भरपूर सियासत हो रही है, हर मामले पर सियासत हो रही है। इंक्वायरी कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, कमीशंस बनते हैं, रिपोर्ट्स अनर्थ होती हैं, लेकिन आम आदमी के हाथ क्या आता है की बात है। राजदा हूँ तो राजदा से कहूँ, कौम का हाल किस ज़बां से कहूँ। ज़्यादा हक से हट गई मिल्लत, थी कभी एक बट गई मिल्लत, कोई मंजिल कोई मकाम नहीं, जैसे इसका कोई इमाम नहीं, और कौन समझाए गम के मारों को, चांदी खा गया सितारों को। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।